आज हम लोग संस्कृत चैप्टर का अनुवाद शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 में अनुवाद से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। यहाँ पे पहला चैप्टर यानी कि जो चैप्टर 2 है उसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, यानी चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पुल्लिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। और इसमें पहचानने के लिए पुल्लिंग शब्द को संस्कृत में हमेशा हम देखेंगे कि शब्द के अंत में अ आएगा और वो पुरुष जाति से संबंध रखेगा। लेकिन अभी चैप्टर का अनुवाद शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगी कि संस्कृत में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है पढ़ाते समय, कि संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से हम इन 3 लिंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला लिंग है संस्कृत में पुल्लिंग, जो शब्द जिसके जो होते हैं वो अ से अंत होते हैं हमेशा और पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। तो वैसे शब्दों को हम पुल्लिंग में रखते हैं। और जो शब्द आ से अंत होते हैं, यानी जिनके अंत में आ आता है और स्त्री जाति से संबंध रखते हैं, तो उसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। और एक तीसरा लिंग होता है संस्कृत में नपुंसक लिंग, यानी इसके जो शब्द होते हैं वो अ से तो अंत होते हैं, लेकिन ना तो वो पुरुष जाति से संबंध रखते हैं और ना ही स्त्री जाति से संबंध रखते हैं। यानी इन दोनों में से कोई भी समूह में वे शामिल नहीं होते, तो उन शब्दों को हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। अब यहाँ पर मैं चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैंने संस्कृत में हर शब्द का वचन के अनुसार और बहुत बार लिंग के अनुसार भी शब्द बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, जैसे हमारे हिंदी में मैं एक यहाँ शब्द ले रही हूँ यह। तो चाहे हम पुल्लिंग के लिए हिंदी में लें या फिर स्त्रीलिंग के लिए, ये यह जो शब्द है वो दोनों में समान रहता है, यानी शब्द बदलता नहीं है, चाहे उसको हम पुरुष के लिए प्रयोग करें या किसी स्त्री के लिए। तो यह शब्द हमारा एक ही समान होता है हिंदी में। लेकिन संस्कृत में जब हम आएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि लिंग के हिसाब से शब्द तो हमारा यही यह है, लेकिन लिंग और वचन के हिसाब से यह हर एक जगह अलग अलग हो जाएगा। यानी कि यह शब्द को अगर हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में अगर कहेंगे, तो यहाँ पर एक वचन में ये एषः हो जाएगा, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते हो जाता है। उसी तरह से स्त्रीलिंग में यह शब्द जो है, अगर हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे किसी लड़की के लिए, तो ये एषा, 2 लड़कियों के लिए तो एते, और 2 से अधिक के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो एताः। उसी तरह से यहाँ पे हम यह शब्द को ही नपुंसक लिंग के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये शब्द बन करके आ जाता है एतत्, द्विवचन में हो जाएगा एते, और यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा एतानि। अब एक बात यहाँ हम ध्यान रखने वाली ये है कि एते शब्द हम देख रहे हैं कि सभी जगह प्रयोग हो रहा है, ये लगभग तीनों लिंग में है ना। पुल्लिंग में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुवचन में आ रहा है, यही एते यहाँ स्त्रीलिंग में द्विवचन में आ जा रहा है और नपुंसक लिंग में भी द्विवचन में है। तो इसे पहचानने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर किसी पुरुष यानी वाक्य में अन्य धातु रूप को ध्यान में रखते हुए और अन्य शब्दों को ध्यान में रख करके वाक्य के हिसाब से हमें देखना होगा,
कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। अगर एते पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ये बहुवचन में हो जाएगा, और स्त्री के लिए होगा तो अगर स्त्री जाति से संबंध रखता है एते तो ये द्विवचन के लिए हो जाएगा। और नपुंसक लिंग में भी एते द्विवचन में आएगा। इन दोनों में पहचान करने के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर वो स्त्री जाति से संबंध नहीं रख रहा है और पुरुष और उसका अ से अंत हो रहा है तो वाक्य में, तो यहाँ पर ये एते, अगर ये वाक्य स्त्री के लिए नहीं है तो ये सीधे नपुंसक लिंग में द्विवचन में हम रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे कि पुरुष जाति का अगर है तो यहाँ बहुवचन, स्त्री जाति से संबंध रख रहा है एते तो द्विवचन, और नपुंसक लिंग में यानी स्त्री जाति से अगर संबंध नहीं रख रहा है तो ये नपुंसक लिंग में द्विवचन में आएगा। तो इस तरह से ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे कंटिन्यू करूँगी, यानी चैप्टर का अनुवाद हम लोग अब शुरू करेंगे।